जब भी हम मुगल साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शानो शौकत, आलीशान इमारतें और अक्सर सहिष्णुता की बातें। यही एक आम तस्वीर है ना? लेकिन आज हम कुछ खास ऐतिहासिक दस्तावेजों की मदद से उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के एक बिल्कुल अलग पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो नियम हैं जिन्हें कुछ स्रोतों में काफिर कानून कहा गया है। तो चलिए इस काफी उलझे हुए विषय की एक-एक परत खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या मुगल साम्राज्य की नीतियां हमेशा हर जगह हर बादशाह के दौर में एक जैसी ही थीं, या फिर उनमें शासकों के हिसाब से, वक्त के हिसाब से और जगहों के हिसाब से फर्क आता गया? देखिए, जो स्रोत हमारे पास हैं वो ये बताते हैं कि असलियत हमारी आम धारणाओं से कहीं ज्यादा पेचीदा है। असल में प्रशासन के अंदर गैर मुसलमानों के लिए एक अलग ही कानूनी ढांचा था। इन्हें जिम्मी कहा जाता था। और हाँ, ये कोई एक दिन में बना सिस्टम नहीं था। ये वक्त के साथ धीरे धीरे विकसित हुआ और इसका जिक्र हमें उस दौर के कई दस्तावेजों में साफ साफ मिलता है। अब सवाल है कि ये जानकारी आ कहाँ से रही है? तो देखिए, इस पूरी चर्चा का आधार है कुछ खास दस्तावेज, जैसे कि फतवाए आलमगीरी, अलग अलग वक्त पर काजियों के दिए हुए हुक्म और कई फारसी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। यही स्रोत हैं जो हमें उस दौर की प्रशासनिक हकीकत का एक पहलू दिखाते हैं। हाँ, ये बात भी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि इन नियमों का पालन हर जगह एक जैसा हो, ये जरूरी नहीं था। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि इस कानूनी ढांचे की बुनियाद क्या थी। सब कुछ, मतलब सब कुछ, एक शब्द के आसपास घूमता है: जिम्मी। आइए देखते हैं कि प्रशासनिक भाषा में इस शब्द का आखिर मतलब क्या था। जिम्मी, ये मुगल प्रशासन का एक लीगल टर्म था, एक कानूनी शब्द। ये साम्राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम आबादी के लिए इस्तेमाल होता था। और इसी कानूनी वर्गीकरण, मतलब इसी क्लासिफिकेशन के आधार पर उनके अधिकार और उनकी जिम्मेदारियां तय होती थी, जो जाहिर है मुस्लिम प्रजा से अलग थी। तो सवाल ये है कि इन नियमों के पीछे मकसद क्या था? स्रोत सामग्री के हिसाब से देखें तो इसके कई उद्देश्य नजर आते हैं, जैसे कि गैर मुस्लिम प्रजा की सामाजिक हैसियत को कंट्रोल करना, उन्हें बड़े बड़े सरकारी पदों से दूर रखना, उन्हें आर्थिक तौर पर निर्भर बनाना और उनकी धार्मिक गतिविधियों को सीमित करके समाज पर एक तरह का प्रभुत्व स्थापित करना। चलिए अब कुछ खास नियमों को एक एक करके देखते हैं और शुरुआत करते हैं उन पाबंदियों से जो सामाजिक और धार्मिक जीवन पर लगाई गई थीं। ये वो नियम थे जिनका असर, अब समझ सकते हैं, आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ता था। देखिए, जो पब्लिक में धार्मिक रीति रिवाज होते थे उन्हें कई तरीकों से कंट्रोल किया गया, जैसे वेद पुराण जैसे ग्रंथों को सबके सामने पढ़ने पर रोक, रामनवमी और जन्माष्टमी जैसे धार्मिक जुलूसों पर पाबंदी, और मंदिरों में जोर जोर से घंटे या दूसरे बाजे बजाने की मनाही। और दिलचस्प बात यह है कि अक्सर इन्हें लागू करने के पीछे पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का तर्क दिया जाता था। पूजा की जगहों को लेकर ना एक बड़ी दिलचस्प दोहरी नीति थी। जो पुराने मंदिर थे उन्हें तो आम तौर पे रहने दिया जाता था, चलो ठीक है, लेकिन नए मंदिर बनाने पर सख्त मनाही थी। यही नहीं, फारसी दस्तावेज ये भी बताते हैं कि पुराने मंदिरों में भी अगर कोई बड़ी मरम्मत करवानी हो, जैसे शिखर या मंडप की, तो उसकी इजाज़त भी आसानी से नहीं मिलती थी। और इसके पीछे वजह बताई जाती थी शिर्क यानी बहुदेववाद के फैलाव को रोकना। और देखिए, ये नियम सिर्फ धार्मिक नहीं थे, ये सामाजिक पहचान और ताकत के जो प्रतीक थे उन पर भी निशाना साधते थे। मिसाल के तौर पर आम हिंदुओं को शाही घोड़ों पर बैठने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि घोड़ा उस जमाने में सत्ता का प्रतीक था। राजपूतों जैसे कुछ लड़ाका समुदायों को छोड़ दें तो बाकियों के लिए हथियार रखना भी मना था। हद तो यह है कि कुछ दौर में तो कपड़ों के रंग और मूंछ रखने के स्टाइल तक पर कंट्रोल करने के आदेश मिलते हैं। और ये एक आदेश, ये उस दौर के सामाजिक ढांचे को बिल्कुल साफ कर देता है। काजियों के कुछ आदेशों में ये बाकायदा लिखा मिलता है कि हिंदुओं के घर की दीवारें मुस्लिम पड़ोसियों के घरों से ऊंची नहीं होनी चाहिए। आप सोच सकते हैं, ये नियम समाज में जो ऊंच नीच का ढांचा था उससे फिजिकली, मतलब साक्षात रूप में लागू करने का एक तरीका था। बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स में ये भी जरूरी कर दिया गया था कि अगर कोई हिंदू महिला किसी पब्लिक प्लेस पर किसी मुस्लिम सरदार या बड़े आदमी के सामने आ जाए तो उसे अपना सिर ढकना होगा। चलिए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम आर्थिक और प्रशासनिक लेवल पर कैसे काम करता था।
क्योंकि किसी भी समाज के ढांचे को समझने के लिए उसकी इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन को समझना बहुत जरूरी है। आर्थिक असमानता का एक सीधा साधा उदाहरण टैक्स में फर्क था। बर्नियर और मनुची जैसे जो यूरोपियन ट्रैवलर्स उस वक्त भारत आए थे, उन्होंने अपनी किताबों में साफ साफ लिखा है कि हिंदू व्यापारियों को मुस्लिम व्यापारियों के मुकाबले 5 से लेकर 20% तक ज्यादा चुंगी या ट्रेड टैक्स देना पड़ता था। और टैक्स की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कुछ इलाकों में तो हिंदू शादियों में बारात निकालने और जश्न मनाने पर अलग से हिंदू मैरिज टैक्स लगाया जाता था। पुजारियों और ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाने के उदाहरण मिलते हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर अनाज और शराब जैसे जो मुनाफे वाले बिजनेस थे, उनके लाइसेंस सिर्फ मुस्लिम व्यापारियों को दिए जाते थे और हिंदू कारीगरों की मजदूरी भी ऑफिशियली कम तय की गई थी। यहाँ पर हमें मुगल बादशाहों की नीतियों का फर्क साफ नजर आता है। जैसे अकबर के दौर में मनसबदारी सिस्टम में हिंदुओं, खासकर राजपूतों की अच्छी खासी भागीदारी थी, लेकिन जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि बाद के बादशाहों और ख़ास तौर पर औरंगज़ेब के समय में बड़े सरकारी पदों पर हिंदुओं की संख्या बहुत बहुत कम हो गई। और यही सबसे चौंकाने वाली बात है। औरंगज़ेब के शासनकाल के कुछ हिस्सों में दीवान, काजी या फौजदार, मतलब साम्राज्य के जो सबसे ताकतवर और पॉलिसी बनाने वाले पद थे, उन पर हिंदुओं की संख्या लगभग 0 थी। ये आंकड़ा अपने आप में प्रशासनिक ताकत से बेदखली की पूरी कहानी कह देता है। कानूनी सुरक्षा के मामले में भी जिम्मी प्रजा के लिए नियम अलग थे। मुगल पुलिस को ये हक था कि वो सिर्फ शक के आधार पर किसी भी हिंदू के घर की तलाशी ले सकती थी, ये देखने के लिए कि कहीं कोई पाबंदी वाली धार्मिक मूर्ति या दूसरा सामान तो नहीं रखा है। तो इन सभी नियमों का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और प्रशासनिक, इन सब का कुल मिलाकर नतीजा क्या हुआ? चलिए देखते हैं कि जो स्रोत हैं वो इसके असर का विश्लेषण कैसे करते हैं। स्रोत एक तरह का लॉजिकल सीक्वेंस बताते हैं कि कैसे इन नीतियों ने समाज पर असर डाला। पहले स्टेप में धार्मिक और सामाजिक जीवन पर कंट्रोल किया गया, फिर दूसरे स्टेप में आर्थिक तौर पर निर्भर बनाया गया, इसके बाद तीसरे स्टेप में प्रशासनिक ताकत से बाहर कर दिया गया, और इसका आखिरी नतीजा क्या हुआ? सैन्य और राजनीतिक कमजोरी। इस विश्लेषण के हिसाब से देखें तो इन सारे नियमों का मिलाजुला असर ये हुआ कि हिंदू समाज सैन्य तौर पर, राजनीतिक तौर पर और आर्थिक तौर पर कमजोर होता गया। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल पावर के सेंटर से दूर कर दिया गया और एक ऐसा सामाजिक ढांचा बना जिसमें उनकी हैसियत दूसरे दर्जे की हो गई। और यही इस पूरे विश्लेषण का मूल तर्क है। ये कानूनी ढांचा सिर्फ कुछ नियम कानूनों का सेट नहीं था, बल्कि स्रोत ये कहते हैं कि इसने एक ऐसे समाज को जन्म दिया जिसकी बुनियाद ही असमानता पर रखी थी और जिसने साम्राज्य के अंदर अलग अलग समुदायों के बीच एक बहुत गहरी खाई पैदा कर दी। आखिर में ये हमें एक सोच के साथ छोड़ जाता है कि कैसे जो मूल ऐतिहासिक दस्तावेज होते हैं वो हमें इतिहास की बनी बनाई सिंपल सी धारणाओं पर दोबारा सोचने पर मजबूर करते हैं और ये समझने में मदद करते हैं कि अतीत यानी हमारा इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हमें बताया जाता है, बल्कि वो कहीं ज्यादा उलझा हुआ और कई परतों वाला होता है।